आज 23 मई 2026 है और स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सिलेक्शन पाठशाला में। जी बिल्कुल। तो आज सुबह जब मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो मेरा ध्यान एक बहुत ही अजीब सी बात पर गया। अच्छा, क्या बात थी वो? मतलब हम इंसान जब भी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं ना तो हमारे दिमाग में हमेशा भौतिक चीजें आती हैं। हाँ, वो ऊंची दीवारें, कंटीले तार। बिल्कुल, मजबूत लोहे के गेट या फिर सीमा पर तैनात टैंक। ऐसा लगता है जैसे अगर हमने अपने चारों तरफ एक मजबूत घेरा बना लिया है तो हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। सही बात है। लेकिन आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण के जो स्रोत हैं वे एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। और वो कहानी ये है कि जिन दीवारों को हम अपनी सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं, आधुनिक दुनिया के खतरे उन्हें बड़ी आसानी से बाईपास कर रहे हैं। हाँ, खतरा अब सिर्फ सामने से नहीं आ रहा है, बल्कि वो अब अदृश्य हो चुका है। ठीक यही बात मुझे आज के स्रोतों को पढ़ते हुए महसूस हुई। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण का मिशन यही है कि हम इसी विरोधाभास की गहराई में जाएं। बिल्कुल, हमें हर पहलू को समझना होगा। हम देखेंगे कि एक तरफ भारत कैसे नई मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए अपनी सीमाओं की भौतिक सुरक्षा को अभेद्य बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कैसे साइबर हमलों, आर्थिक झटकों और यहाँ तक कि हमारे मेडिकल कैबिनेट में रखी एक आम सी दवा के जरिए ये सुरक्षा खतरे में भी है। और इन सब के पीछे का जो विज्ञान है, नियम है और जो क्यों और कैसे वाले सवाल हैं, उन्हें आज हम डिकोड करेंगे। तो शुरुआत भौतिक सीमाओं की सुरक्षा से करना सबसे तार्किक होगा, क्योंकि वहां जो तकनीकी छलांग हम देख रहे हैं ना, वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। हाँ, मतलब सच में स्रोतों में जो सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का विवरण है, उसने तो मुझे भी अचरज में डाल दिया था। मुझे भी। ये भारत का पहला स्वदेशी मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है ना? जी, इसे पुणे की कंपनी निबे लिमिटेड ने इजराइल के सहयोग से तैयार किया है। अच्छा, और जो मैंने पढ़ा है इसे एक टाटा ट्रक पर माउंट किया गया है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। बिल्कुल, और ये एक साथ 12 मिसाइलें दाग सकता है। 12 मिसाइलें। लेकिन जिस चीज ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो सिर्फ इसके आंकड़े नहीं है, बल्कि इसकी जो मारक सटीकता है वो हैरान करने वाली है। देखिए, आप यहाँ सर्कुलर एरर प्रोबेबल या सीईपी की बात कर रही हैं। हाँ, सीईपी। ये असल में हो तो क्या है? इसे अगर हम समझें तो ये किसी हथियार की गुणवत्ता मापने का सबसे अहम पैमाना है। अच्छा। पहले के समय में, मतलब जब पुरानी मिसाइलें दागी जाती थी, तो वो लक्ष्य के 100 या 200 मीटर के दायरे में कहीं भी गिर सकती थी। ओहो, तो मतलब वो एकदम सटीक नहीं होती थी? बिल्कुल नहीं। इसे एक तरह का ब्लाइंड डैमेज कहा जा सकता है। लेकिन सूर्यास्त्र का जो सीईपी है वो इतना कम है कि ये बिल्कुल उसी पॉइंट पर वार करेगा जहां इसे निर्देशित किया गया है। ये तो बहुत जबरदस्त है। और इसके साथ ही स्रोतों में एक शूट एंड स्कूट रणनीति का भी जिक्र है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मिसाइल फायर करो और दुश्मन के पलटवार से पहले वहां से भाग निकलो। बिल्कुल सटीक रूप से आपने पकड़ा है इसे। क्योंकि आज के रडार तो तुरंत मिसाइल की ट्रेजेक्टरी पकड़ लेते हैं ना। हाँ, देखिए, आधुनिक युद्ध क्षेत्र में स्थिरता मौत के समान है। बाप रे। जैसे ही कोई मिसाइल दागी जाती है तो जो दुश्मन का काउंटर बैटरी रडार होता है वो कुछ ही सेकंड में ये गणित लगा लेता है कि मिसाइल किस भौगोलिक निर्देशांक से आई है। मतलब उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि हमला कहाँ से हुआ। जी, और इसके बाद वे तुरंत उसी जगह पर जवाबी गोलाबारी करते हैं। तो फिर सूर्यास्त्र इससे कैसे बचता है? क्योंकि सूर्यास्त्र एक टाटा ट्रक पर आधारित है, तो ये अपनी 12 मिसाइलों का पॉड खाली करता है और इससे पहले कि दुश्मन के रडार डेटा प्रोसेस करके पलटवार करें, ये ट्रक उस लोकेशन को छोड़ चुका होता है। अरे वाह, मतलब गति ही सबसे बड़ा बचाव है यहाँ। बिल्कुल। मैंने इसके डिजाइन को लेकर एक और चीज सोची। क्या? इसका जो लॉन्च पॉड है वो मुझे किसी स्विस आर्मी नाइफ की तरह लगा। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि स्रोतों में बताया गया है कि आप उसी ढांचे का इस्तेमाल करके मिसाइलों की जगह सुसाइड ड्रोन्स भी फायर कर सकते हैं। ये बहुत ही वर्सेटाइल सिस्टम है। हाँ, और ये वर्सेटैलिटी आज की बहुत बड़ी जरूरत है। सेनाएं अब अलग-अलग हथियारों के लिए अलग-अलग ट्रक नहीं ले जाना चाहती। सही बात है, लॉजिस्टिक्स का भी तो मसला होता है। बिल्कुल। और जब आपने ड्रोन्स का जिक्र किया ही है, तो निबे लिमिटेड के ही वायु अस्त्र 1 को देखना भी जरूरी हो जाता है। हाँ,
वो जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है। जी, लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी ऐसा हथियार जो हवा में मंडरा सकता है, जिसे हम आम बोलचाल में कामिकाज़े ड्रोन कहते हैं। 100 किलोमीटर की रेंज, 10 किलो का वॉरहेड और इंफ्रारेड कैमरे से लैस होने के कारण ये रात में भी शिकार कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसकी एक क्षमता ने मुझे सच में रोककर सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सी क्षमता? स्रोतों में लिखा है कि अगर ऑपरेटर चाहे तो वो बीच रास्ते में हमले को कैंसिल कर सकता है। हाँ, ये इसका सबसे खास फीचर है। अब ये फीचर किसी वीडियो गेम जैसा लगता है, लेकिन असल युद्ध के मैदान में एक दागे जा चुके हथियार को रोकने की जरूरत क्यों पड़ेगी भला? देखिए, क्योंकि युद्ध का मैदान कभी भी स्पष्ट नहीं होता। अच्छा। वहाँ हमेशा एक फॉग ऑफ वॉर या भ्रम की स्थिति होती है। मान लीजिए कि खुफिया जानकारी मिली है कि एक इमारत में दुश्मन के लड़ाके छिपे हैं। ठीक है। वायु अस्त्र 1 को लॉन्च कर दिया जाता है। वो ड्रोन उस इमारत के ऊपर मंडरा रहा है। हाँ। लेकिन तभी इंफ्रारेड कैमरे से ऑपरेटर को दिखता है कि वहां लड़ाके नहीं बल्कि कुछ आम नागरिक या बच्चे मौजूद हैं। ओह, तो पारंपरिक हथियारों में ऐसी स्थिति में कोई विकल्प नहीं होता? मतलब एक बार मिसाइल निकल गई तो तबाही तय है। बिल्कुल, और यही चीज वायु अस्त्र 1 को खास बनाती है। मतलब वो वापस आ सकता है? जी, ऑपरेटर उस हमले को हवा में ही रद्द कर सकता है, ड्रोन को वापस बुला सकता है या किसी दूसरे वैध लक्ष्य की तरफ मोड़ सकता है। ये तो बहुत ही मानवीय पहल है एक तरह से। हाँ, ये सिर्फ तकनीकी प्रगति नहीं है, ये युद्ध के बीच मानवीय नुकसान को कम करने की एक बहुत बड़ी सामरिक क्षमता है। ये सच में एक अलग नजरिया है। और जब मारक क्षमता की बात हो ही रही है, तो ओडिशा से स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड द्वारा टेस्ट की गई अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। 700 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल शायद कुछ लोगों को पुरानी लग सकती है, लेकिन इसके साथ जुड़ी MIRV तकनीक ने तो सारा खेल ही बदल दिया है। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। हाँ, ये तकनीक रणनीतिक हथियारों के विज्ञान का एकदम शिखर है। मैं इसे थोड़ा चुनौती देना चाहूंगी यहाँ। बताइए। क्या ये तकनीक सच में इतनी बड़ी गेम चेंजर है, या ये सिर्फ एक रॉकेट में ज्यादा विस्फोटक भरने का एक फैंसी सा नाम है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब एक मिसाइल में एक वॉरहेड हो या 4, दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम तो उसे हवा में ही पकड़ लेगा ना? देखिए, यही तो MIRV का असली जादू है। अच्छा, ये सिर्फ ज्यादा विस्फोटक नहीं है। तो फिर क्या है? इसे इस तरह से देखिए, दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम चाहे वो कितना भी एडवांस क्यों ना हो, उसकी एक कैपेसिटी होती है। ठीक है। जब एक साधारण मिसाइल अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल में आती है तो रडार उसे आसानी से ट्रैक करके इंटरसेप्टर मिसाइल से मार गिराता है। हाँ, ये तो हम सब में देखा है। लेकिन MIRV के मामले में रॉकेट सिर्फ एक डिलीवरी व्हीकल होता है। अच्छा। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद वो एक नहीं बल्कि 5 या 6 अलग अलग वॉरहेड रिलीज करता है। और ये सभी अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। और वे अलग अलग लक्ष्यों की तरफ हाइपरसोनिक गति से गिरते हैं। बाप रे। अब दुश्मन के रडार स्क्रीन पर अचानक एक खतरे की जगह 6 तेज गति वाले खतरे दिखाई देते हैं। तो उनका सिस्टम कंफ्यूज हो जाता होगा? कंफ्यूज ही नहीं, उनका कंप्यूटर और इंटरसेप्टर सिस्टम बुरी तरह ओवरलोड हो जाता है। वो तय ही नहीं कर पाता कि किस वॉरहेड को रोके और किसे छोड़े। इसी ओवरलोड का फायदा उठाकर MIRV डिफेंस शील्ड को भेद देता है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। तो एक तरफ हमारी भौतिक दीवारें यानी हमारी सरहदें सूर्यास्त्र और MIRV जैसी तकनीकों से सुरक्षित हो रही हैं। बिल्कुल। लेकिन अब मुझे उस विरोधाभास की तरफ मुड़ना है जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था। जो अदृश्य खतरे हैं। हाँ, क्या होगा अगर अगला हमला सरहद से हो ही ना? कोई सेना नहीं, कोई मिसाइल नहीं, बल्कि किसी अज्ञात देश में बैठा एक हैकर हमारे सिस्टम को हैक कर ले। तो यहाँ हम साइबर वॉरफेयर के दायरे में आ चुके हैं। और मुझे लगता है ये पारंपरिक युद्ध से कहीं ज्यादा जटिल है। बहुत ज्यादा जटिल, क्योंकि इसमें जो पहचान का संकट है ना, वो सबसे बड़ा है। पहचान का संकट? हाँ, हाल ही में जो हंडाला हैक टीम जैसे समूहों का जिक्र हमारे स्रोतों में है, ये लोग बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचों को निशाना बनाते हैं। इस पर मेरा एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। पूछिए। अगर हमें पता चले कि किसी देश की सरकार के इशारे पर हैकर्स ने हमारे पावर ग्रिड या बैंकिंग सिस्टम पर हमला किया है, ठीक है, तो क्या हम जवाबी कार्रवाई में उस देश पर सच में कोई मिसाइल दाग सकते हैं? मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बारे में क्या कहता है? देखिए, ये आज के अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे बड़ा अंधा मोड़ है। अच्छा, अंधा मोड़ कैसे? अगर हम
संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन चार्टर के आर्टिकल 24 को देखें तो वो देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बल प्रयोग करने से रोकता है। हाँ, ये तो बेसिक नियम है। लेकिन जो बल प्रयोग शब्द है ना, वो पारंपरिक हथियारों के संदर्भ में लिखा गया था। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमला कंप्यूटर कोड से किया गया है तो यूएन चार्टर उसे युद्ध मानता ही नहीं है? तकनीकी और कानूनी रूप से नहीं। चार्टर इस पर पूरी तरह से चुप है। ये तो बहुत अजीब है। और इसी चुप्पी का फायदा उठाकर देश एक दूसरे के खिलाफ छाया युद्ध या शैडो वॉर लड़ रहे हैं। लेकिन हमने बुडापेस्ट कन्वेंशन जैसी संधियों के बारे में भी तो सुना है। क्या वे ऐसे मामलों को रेगुलेट नहीं करती? बुडापेस्ट कन्वेंशन का दायरा बहुत सीमित है। अच्छा। हाँ, वो मूल रूप से साइबर क्राइम को संबोधित करता है। मतलब जैसे बैंक फ्रॉड वगैरह? बिल्कुल। जैसे कि अगर कोई अपराधी बैंक से पैसे चुरा ले या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कर दे। लेकिन जब दो देशों की सरकारें एक दूसरे के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के इरादे से साइबर वॉरफेयर करती हैं, तो उसके लिए कोई वैश्विक संधि या ठोस कानून मौजूद नहीं है। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है और मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी रुकावट सबूत जुटाने की होती होगी। 100%। क्योंकि हैकर्स तो प्रॉक्सी सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और स्पूफ की गई आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। हम कैसे साबित करेंगे कि हमला अमुक देश के रक्षा मंत्रालय के किसी बेसमेंट से ही हुआ है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है यहाँ। इसे साइबर सुरक्षा की भाषा में एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कहा जाता है। एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम? जी। अगर एक अग्नि मिसाइल दागी जाती है तो उसकी ट्रैजेक्टरी बता देती है कि वो कहां से आई। बिल्कुल। लेकिन डिजिटल दुनिया में हैकर्स जानबूझकर ऐसे सुराग छोड़ते हैं जो जांच एजेंसियों को किसी तीसरे निर्दोष देश की तरफ गुमराह कर दें। अरे बाप रे। मतलब फंसाने की कोशिश। हाँ, और जब तक आप 100% यकीन के साथ हमलावर की पहचान साबित नहीं कर सकते, तब तक आप सैन्य जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा युद्ध है जो लगातार चल रहा है, लेकिन कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। बिल्कुल सही। इस चर्चा से मेरे दिमाग में एक सीधा कनेक्शन बन रहा है। कैसा कनेक्शन? अगर साइबर हमले हमारे पावर ग्रिड या डिजिटल दुनिया को अस्थिर कर सकते हैं, तो ऐसे ही अप्रत्याशित झटके हमारी अर्थव्यवस्था को भी तो लग सकते हैं ना? बिल्कुल लग सकते हैं। अर्थव्यवस्था को भी तो एक डिफेंस सिस्टम चाहिए जो उसे ऐसे वित्तीय झटकों से बचा सके। और यहीं पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की भूमिका एक ढाल की तरह सामने आती है। आर्थिक स्थिरता बनाए रखना किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कम महत्वपूर्ण नहीं है। स्रोतों में इस पर एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिया गया है। जी। आरबीआई ने हाल ही में केंद्र सरकार को 2.86 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस ट्रांसफर किया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है। और ये कदम सरकार के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखने के लिए उठाया गया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है जो शायद सुनने वालों के मन में भी आ रहा होगा। पूछिए। आरबीआई के पास इतना पैसा अचानक से कहाँ से आया? क्या उन्होंने सिर्फ मशीन चलाकर नए नोट छाप दिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा है तो ये महंगाई को सीधा न्योता देना होगा। ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन आरबीआई ने कोई नए नोट नहीं छापे। तो फिर ये पैसा आरबीआई की वास्तविक कमाई का हिस्सा है। एक मिनट, एक केंद्रीय बैंक कमाई कैसे करता है? वो कोई व्यापार तो करता नहीं है। देखिए, इसके मुख्य रूप से दो बड़े स्रोत हैं। अच्छा। पहला, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन। आरबीआई बड़े पैमाने पर डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राओं की खरीद बिक्री करता है। जब रुपये के मुकाबले डॉलर की कीमत बढ़ती है तो उस विनिमय से आरबीआई को भारी मुनाफा होता है। ओके, समझ गई। और दूसरा स्रोत? दूसरा स्रोत है घरेलू और विदेशी सरकारी बॉन्ड्स। जी। आरबीआई ने दुनिया भर के, खासकर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में जो निवेश किया हुआ है, उस पे उसे जो भारी ब्याज मिलता है वो इस मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, मतलब ये पूरी तरह से कमाया हुआ पैसा है। बिल्कुल। लेकिन क्या आरबीआई अपनी सारी कमाई सरकार को सौंप देता है? नहीं, यहीं पर इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क या ईसीएफ काम आता है। ईसीएफ? जी। आरबीआई बिना सोचे समझे पैसा नहीं दे सकता। उसे सबसे पहले अपने खुद के बचाव के लिए एक कंटिंजेंट रिस्क बफर बनाना होता है। कंटिंजेंट रिस्क बफर या सीआरबी। हाँ। ये बफर असल में क्या है? क्या ये उस घर के गुल्लक की तरह है जिसे हम बुरे वक्त के लिए रखते हैं? एकदम सटीक उदाहरण है ये। इसे आप अर्थव्यवस्था का शॉक एब्जॉर्बर मान सकती हैं। अच्छा। वर्तमान नियमों के अनुसार आरबीआई अपनी कुल बैलेंस शीट का 6.5% हिस्सा इस सीआरबी के रूप में रिजर्व रखता है। 6.5%? हाँ, अगर कल को कोई वैश्विक आर्थिक संकट आ जाए
तो आरबीआई इसी बफर का इस्तेमाल करके बैंकिंग सिस्टम को बचा सकता है। इस 6.5% को सुरक्षित रखने के बाद जो मुनाफा बचता है ना, वही 2.86 लाख करोड़ के रूप में सरकार को दिया गया है। ये तो बात हुई सरकार के घाटे को संभालने की, लेकिन स्रोतों में एक और आंकड़ा है जिसने मुझे थोड़ा उलझन में डाल दिया। कौन सा आंकड़ा? लिखा है कि बैंकिंग सिस्टम की ट्रांजिएंट लिक्विडिटी की समस्या को सुलझाने के लिए आरबीआई ने 81,590 करोड़ रुपए सीधे बैंकों में डाले हैं। हाँ, ये भी एक अहम कदम है। अब अगर बैंक खुद मुनाफे में चल रहे हैं तो उन्हें आरबीआई से इतने हजारों करोड़ रुपए की नकदी क्यों चाहिए? देखिए, यहाँ हमें लिक्विडिटी यानी नकदी और सॉल्वेंसी यानी दिवालियापन के बीच का अंतर समझना होगा। अच्छा। बैंक दिवालिया नहीं हो रहे हैं, समस्या सिर्फ अस्थायी नकदी की है, जिसे हम ट्रांजिएंट लिक्विडिटी कहते हैं। ये अस्थायी नकदी संकट पैदा कैसे होता है? एक उदाहरण से समझाता हूँ। हाँ, पता है। मान लीजिए एडवांस टैक्स भरने की तारीख आ गई है। ठीक है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने एक ही दिन में अपने खातों से हजारों करोड़ रुपए निकालकर सरकार को टैक्स दे देते हैं। अब बैंकों की बैलेंस शीट तो मजबूत है, उन्होंने लोगों को लोन भी दे रखे हैं, लेकिन उनके पास उस दिन काम चलाने के लिए कैश यानी नकदी कम पड़ जाती है। ओहो, मतलब पैसा है लेकिन वो लोन के रूप में फंसा है, तुरंत हाथ में कैश नहीं है। बिल्कुल सही। और अगर बैंक के पास एक दिन के लिए भी कैश खत्म हो जाए तो आम इंसान जो एटीएम से पैसे निकालने गया है उसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। और इससे तो सिस्टम से भरोसा ही उठ जाएगा लोगों का। बस इसी को रोकने के लिए आरबीआई वेरिएबल रेट रेपो या वीआरआर का इस्तेमाल करता है। अच्छा, स्रोतों के अनुसार ये 5.26% ब्याज दर पर सिर्फ 3 दिनों के लिए दिया गया लोन है। जी, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म उपाय है। बैंक 3 दिन के लिए आरबीआई से पैसा लेते हैं, अपना काम चलाते हैं और जैसे ही उनका फंसा हुआ कैश वापस आता है, वे ब्याज समेत आरबीआई को लौटा देते हैं। वाह! इसके अलावा अगर किसी बैंक को सिर्फ एक दिन या एक रात के लिए नकदी चाहिए तो वे ओवरनाइट कॉल मनी रेट के जरिए आपस में भी पैसे उधार ले लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया तो एक बहुत ही जटिल घड़ी के पुर्जों की तरह है ना? बिल्कुल। जहां आरबीआई का काम बस ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पुर्जा नकदी की कमी के कारण अटके नहीं। बहुत ही सटीक विश्लेषण है आपका। तो हमने देखा कि सिस्टम को स्थिर रखने के लिए कैसे मैक्रो लेवल पर बड़े नियम बनाए जाते हैं। जी। लेकिन कभी-कभी स्थिरता बनाए रखने के लिए माइक्रो लेवल पर यानी हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी दखल देना पड़ता है। सही कह रही हैं। और ये हमें स्रोतों के अंतिम हिस्से की तरफ ले जाता है, दवाओं से जुड़े नियम। हाँ, प्रेगाबेलिन दवा को लेकर हुए हालिया नीतिगत बदलाव की बात कर रही हैं। हाँ, ड्रग रूल्स 1945 के तहत सरकार ने प्रेगाबेलिन को सामान्य शेड्यूल एच से हटाकर बहुत ही कड़े शेड्यूल H1 में डाल दिया है। जी, ये एक बहुत बड़ा कदम है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो नसों के दर्द या न्यूरोपैथिक पेन की एक बहुत ही आम दवा है, फिर इसे लेकर इतनी सख्ती क्यों की जा रही है? देखिए, क्योंकि कोई भी दवा जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी के नेटवर्क पर काम करती है, वो दो-धारी तलवार होती है। अच्छा। प्रेगाबेलिन मूल रूप से फाइब्रोमाइल्जिया और नसों के गंभीर दर्द को शांत करने के लिए बनी है। ये नसों के जरिए दिमाग तक पहुंचने वाले दर्द के सिग्नल्स को धीमा कर देती है। तो फिर समस्या कहाँ आ रही है इसमें? समस्या इसके दुरुपयोग की है। दुरुपयोग? हाँ, उत्तर भारत के कई हिस्सों विशेषकर पंजाब और हरियाणा में लोगों ने इसका इस्तेमाल नशे के लिए करना शुरू कर दिया है। अरे बाप रे! जब कोई स्वस्थ इंसान बिना दर्द के इसकी भारी खुराक लेता है तो ये दिमाग को इतना शांत कर देती है कि इंसान को यूफोरिक इफेक्ट्स यानी एक अजीब सी तीव्र खुशी या नशे का एहसास होने लगता है। ओह! कुछ मामलों में तो ये डिसोसिएटिव इफेक्ट्स भी पैदा करती है। एक मिनट, डिसोसिएटिव इफेक्ट्स मतलब इंसान का अपने शरीर और आसपास की दुनिया से संपर्क ही टूट जाता है। बिल्कुल, वे सब कुछ सुन महसूस करते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। ये एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका था और आपको बता दूं, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने भी इसके बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए कड़े नियम लागू किए हैं। यहाँ मेरा एक बहुत ही आलोचनात्मक सवाल है। जी, पूछिए। अगर ये दवा समाज में नशे की लत को बढ़ावा दे रही है और इतनी खतरनाक है, तो सरकार इसे रातों रात पूरी तरह से बैन क्यों नहीं कर देती? इसे सिर्फ एक दूसरी सूची यानी शेड्यूल H1 में डालने का क्या मतलब है? देखिए, पूरी तरह से बैन करना कोई समाधान नहीं है। ये तो उल्टा एक नया संकट पैदा कर देगा। वो कैसे? जरा उन लाखों असली मरीजों के बारे में सोचिए जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से पीड़ित हैं। हाँ, वो भी है। उनके लिए नसों का दर्द इतना असहनीय होता है कि बिना इस दवा के वे सामान्य जीवन जी ही नहीं सकते। अगर दवा बैन हो गई
तो उनका क्या होगा? बात तो सही है। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। बिल्कुल। एक तरफ नशेड़ियों को रोकना है और दूसरी तरफ असली मरीजों तक दवा पहुंचानी है। और इसी बैलेंस को साधने का जो टूल है वो रे शेड्यूल H1। तो ये शेड्यूल H1 काम कैसे करता है? ये साधारण नियमों से अलग कैसे है? देखिए, ये मेडिकल स्टोर्स की जवाबदेही को चरम पर ले जाता है। अच्छा। पहली बात, दवा के डिब्बे पर एक लाल रंग की सख्त चेतावनी छपी होगी। दूसरा, कोई भी फार्मासिस्ट इसे बिना किसी प्रमाणित डॉक्टर की ताजा पर्ची के नहीं बेच सकता। ओके। और सबसे अहम बात, मेडिकल स्टोर को एक विशेष रजिस्टर मेंटेन करना होगा। मतलब सिर्फ पर्ची देखना काफी नहीं है, पूरा रिकॉर्ड रखना होगा उन्हें। हाँ जी, बिल्कुल। उस रजिस्टर में मरीज का नाम, उसका पूरा पता, दवा लिखने वाले डॉक्टर का नाम और बेची गई दवा की सटीक मात्रा दर्ज करनी होगी। बाप रे, ये तो बहुत कड़ा नियम है। और ये रजिस्टर ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा कभी भी चेक किया जा सकता है। अच्छा, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे होता यह है कि अगर कोई इंसान रोजाना या भारी मात्रा में ये दवा खरीदने की कोशिश करता है तो सिस्टम में उसका नाम तुरंत फ्लैश हो जाएगा। समझ गई। इससे कालाबाजारी और बिना पर्ची के हो रही बिक्री पर सीधी रोक लगती है। मतलब एक तरह से सरकार ने इसे बैन किए बिना ही इसके बेतरतीब इस्तेमाल पर एक बहुत बड़ी डिजिटल और दस्तावेजी दीवार खड़ी कर दी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के पन्नों को एक साथ रखकर देखें तो ये बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। जी। हमने देखा कि कैसे सूर्यास्त्र, ड्रोन्स और अग्नि मिसाइलें हमारी भौतिक सीमाओं पर लोहे और बारूद की दीवारें खड़ी कर रही हैं। हमने ये समझा कि कैसे आरबीआई का कंटिंजेंट रिस्क बफर और लिक्विडिटी मैनेजमेंट हमारी अर्थव्यवस्था के चारों ओर एक वित्तीय सुरक्षा घेरा बना रहा है। बिल्कुल। और अंत में हमने प्रिगाबेलिन दवा के उदाहरण से जाना कि कैसे नीतियां हमारे स्वास्थ्य और समाज को भीतर से खोखला होने से बचा रही हैं। और ये सब इस बात का प्रमाण है कि सुरक्षा कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। सही बात है। जैसे जैसे खतरे अपना रूप बदलते हैं, चाहे वो साइबर हमले हों या दवाओं का दुरुपयोग, हमारे डिफेंस सिस्टम को भी उसी तेजी से खुद को ढालना पड़ता है।